Guys, the topic for today is passive voice. We are going to do it in 3 parts. So this is passive voice part 1. Now, let's first of all understand what do we mean by active voice. Then we'll see what is passive voice. Okay. So all the sentences that you have seen so far in the tenses chart, अभी तक आपने जितने sentences tenses chart में बनाए हैं, वो सभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे आपके. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का एक एग्जांपल देखिए. ही प्लेज फुटबॉल. द मीनिंग इज वह फुटबॉल खेलता है. सो ही इज योर सब्जेक्ट इन दिस केस. प्लेज इज योर मेन वर्ब, दैट इज द एक्शन इन दिस केस, एंड फुटबॉल इज योर ऑब्जेक्ट. सो ही प्ले करने का एक्शन करता है फुटबॉल के साथ, फुटबॉल के ऊपर, राइट. वील ऑल्सो फिक्स इट इन अ डिफरेंट वे. हम एक और तरीके से फिक्स करेंगे इसको कि ये जो वर्ब है हमारा प्लेस, इस प्लेस का मीनिंग हम फिक्स करेंगे फॉरवर्ड एक्शन. फॉरवर्ड एक्शन क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्शन है वो इस सब्जेक्ट से, यहाँ पर ये डूअर है, इस डूअर से चला और इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो रिसीवर है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे पहुंचा. तो जो एक्शन सब्जेक्ट से चलेगा और ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, उसको हम फॉरवर्ड एक्शन मान लेते हैं. हम अपनी टर्म बना रहे हैं, वी विल कॉल इट एज फॉरवर्ड एक्शन, राइट. वील कीप ऑन कॉलिंग इट एज फॉरवर्ड एक्शन अगेन एंड अगेन. फॉरवर्ड एक्शन मीन्स हम एक्टिव वॉइस मान लेंगे उसको, ठीक है. वैसे भी एक्टिव का मीनिंग है सीधा, राइट, एंड पैसिव का मीनिंग है उल्टा. ये एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if somebody smokes, then that person is called as an active smoker, and rest of the people who are in surrounding, they are called as passive smoker. मतलब जो खुद स्मोकिंग करता है उसको एक्टिव स्मोकर कहते हैं, और उसका स्मोक बाकी लोग भी ब्रीद इन करेंगे तो उनको पैसिव स्मोकर्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं एक्टिव मीन्स सीधा, एक्टिव मीन्स फॉरवर्ड एक्शन, राइट. नाउ प्लीज ऑब्जर्व दैट दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद द डूअर ऑफ द एक्शन. इस सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा है ही, वो सब्जेक्ट तो है, वो डूअर भी है. So, what do we understand by subject? Subject is the term before the verb. आप ऐसे एक सिंपल सी भाषा में समझिए कि वर्ब के पहले का जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट है आपका. वो वैसे सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, उसमें जो आपको नाम मिलेगा, नेम मिलेगा, जो काम कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. सो ही इज योर सब्जेक्ट इन दिस केस. अब ये जो ही है वो एक्टिव वॉइस में डूअर होता है. सब्जेक्ट इज द डूअर in active voice sentences. This term will get clear in a short while once again, guys. All right. Now, let's understand the rule. What is the rule? The rule for active voice sentences is subject plus helping verb plus main verb plus object. और ये जो रूल है ये कांस्टेंट है. ये पैसिव वॉइस में भी यही रूल मिलेगा आपको. जो डिफरेंस दिखेगा वो यहाँ दिखेगा. सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन होता है. मतलब जिसका नाम आप सबसे पहले बोलते हैं वही उस एक्शन को परफॉर्म करता है, तब उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बोल देते हैं, ठीक है. सो द रूल इज सब्जेक्ट, दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, हमने उसको फॉरवर्ड एरो से डिनोट कर दिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये टेंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, राइट. विल गेट मोर क्लैरिटी इन अ शॉर्ट व्हाइल. ऑलराइट. नाउ पैसिव वॉइस. पैसिव इसका उल्टा होगा. एक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट से, मींस डूअर से आपने शुरू किया और रिसीवर पे आपने एक्शन को पहुंचाया. पैसिव में हम उल्टी बात बोलेंगे. हम फुटबॉल वाले वर्ड से शुरू कर लेते हैं. तो हमारा एग्जांपल था ही प्लेज फुटबॉल. फुटबॉल हमारा रिसीवर था, हमने उससे शुरू कर दिया. तो मीनिंग है फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा. अब हमें ये कहना है. एक्टिव में हम कह रहे थे वह खेलता है फुटबॉल. पैसिव में हम कह रहे हैं फुटबॉल खेला जाता है. तो फुटबॉल के ऊपर किया जाता है ये एक्शन. फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा, right. So football, what is this word in this particular sentence? This word is still the subject. तो जो भी verb के पहले होता है उसे कहते सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, right. So the sentence that starts with the receiver of the action, that is called as passive voice, and we can observe that in this case the sentence starts with football. इस केस में वो फुटबॉल से शुरू हो रहा है, वो रिसीवर है आपका, इसको पैसिव वॉइस कहते हैं. इसी को हम दूसरे तरीके से फिक्स करेंगे, दैट पैसिव वॉइस के अंदर में ये जो कॉम्बिनेशन है इज प्लेड, पूरा कॉम्बिनेशन, इसको हम बैकवर्ड एक्शन मानेंगे, ओके. मींस फुटबॉल ने कुछ नहीं किया, फुटबॉल के ऊपर हुआ ये एक्शन. सो दिस वर्ब इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड एक्शन. तो हम ये टर्म बना लेते हैं. एक्टिव वॉइस के अंदर में वर्ब जो होती है वो फॉरवर्ड एक्शन होता है. पैसिव वॉइस में द वर्ब इज बैकवर्ड एक्शन, राइट.
आप चाहें तो उसको एक्टिव वर्ब कह सकते हैं एक्टिव वॉइस में, एंड पैसिव में पैसिव वर्ब कह सकते हैं. दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, दीज आर द एक्चुअल टर्म्स. So in active voice, the verb is in active tense, means it is in active mode. तो इसको हम active verb बोलते हैं, and passive में it is the passive verb, let's say. Right. This will be clarified further, guys. अभी हम और देखेंगे active verbs क्या हैं, passive verbs क्या हैं, उन्हें बनाना कैसे है, और उनको यूज करके sentence कैसे बनेगा. We'll look at that. So what is the rule for passive voice? Rule वही है जो active का था. Rule क्या है? Subject लिखिए पहले आप, लेकिन यहाँ पे subject receiver होता है, यहाँ पे subject doer नहीं होता. यहाँ पे सब्जेक्ट वो है जिसके साथ काम हुआ, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ. बाकी कॉम्बिनेशन सेम है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होंगी वो हम अभी समझ लेंगे, राइट. नाउ गाइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. पैसिव का एग्जांपल देख रहे हैं. दे आर प्रमोटेड एवरी ईयर बाय द कंपनी. सो यहाँ पर हमने जो दे बोला वो सब्जेक्ट ही है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही होता है, बट ये सब्जेक्ट रिसीवर है. दे ने कुछ नहीं किया, कंपनी के द्वारा हुआ जो किया गया. सो दे आर प्रमोटेड मीन्स उनको प्रमोट किया जाता है हर साल कंपनी के द्वारा, राइट. ओके गाइस, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. वी वर ट्रीटेड वार्मली एट द पार्टी येस्टरडे. हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, बहुत वार्मली ट्रीट किया गया पार्टी पर, किसी के द्वारा किया गया होगा, राइट. वंस अगेन, वी इज द सब्जेक्ट इन दिस केस, बट वर ट्रीटेड ये जो एक्शन है कंप्लीटली इसके ऊपर परफॉर्म किया गया, वी ने कुछ नहीं किया. सो इट्स अ बैकवर्ड एक्शन और इट्स अ पैसिव वर्ब दैट वी हैव इन बिटवीन. अब मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को वर्ब बोल रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा. जैसे मैंने बोला वर्ड ट्रीटेड, ये पूरी वर्ब जो है ये पैसिव वर्ब है. क्यों होता है ऐसा अभी देखेंगे. ये एक्शन परफॉर्म हुआ है वी के ऊपर, सो वी इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन दिस केस. सो लेट्स क्विकली रिवाइज गाइस. द रूल रिमेन सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दोनों ही जगह रूल सेम है आपका, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डिफरेंस क्या है? In active voice, subject is the doer of the action. In passive voice, subject is the receiver of the action. एग्जाम्पल को देखिए. ही प्लेज फुटबॉल में ही ने किया ये काम, एंड फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम में फुटबॉल के साथ हुआ ये काम, फुटबॉल ने नहीं किया. सो एक्टिव वॉइस मीन्स फॉरवर्ड एक्शन, पैसिव वॉइस मीन्स बैकवर्ड एक्शन, राइट. Now those who are comfortable till this point, please take a click of this and let me know on the chat window. Please reply with got it if you've got this concept till this point. Alright, so you guys have understood. Let's move forward, guys. Now let's understand ये जो टर्म हम बार बार बोल रहे हैं, डूअर है, रिसीवर है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इनका डिफरेंस चेक करते हैं. दैट हाउ टू फाइंड आउट डूअर एंड द रिसीवर इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है या डूअर को कैसे ढूंढना है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को या रिसीवर को कैसे ढूंढना है. और पैसिव वॉइस जब बोलेंगे तो ये टर्म्स उल्टी हो जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है. सो डूअर ऑफ द एक्शन ये कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन वो है जो आप ये क्वेश्चंस के आंसर से ढूंढ सकते हैं. आपको सिर्फ ये पूछना है भाई काम किसने किया, हु परफॉर्म द एक्शन, राइट. आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, इन दैट सेंटेंस यू नीड टू फाइंड आउट एक्शन किसने किया, हु परफॉर्म द एक्शन. आप ये ढूंढिए, और अगर आपको ये आंसर मिल गया तो वो ही आपका डूअर ऑफ द एक्शन होगा. ये सबको आता है करना, बहुत आसान है. मैंने बोला अंकित ने बुलाया था, आपसे कोई पूछे भाई किसने बुलाया था, अंकित ने बुलाया था. तुमने उसको पैसे दिए थे, किसने दिए थे, तुमने दिए थे. हमने उसे रोका था, किसने रोका था, हमने रोका था. उसने हमें समझाया था, किसने समझाया था, उसने समझाया था. तो ये ढूंढना बहुत आसान है, ये सब लोगों को आता है कि भाई हमारा जो डूअर है वो ढूंढने के लिए हमें पूछना होता है किसने किया था, राइट. हु परफॉर्म द एक्शन. इट्स वेरी इजी, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती इसको ढूंढने में, राइट. नेक्स्ट, इसमें अभी जो हम पढ़ के आए हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है. तो ये जो हम ढूंढ के ला रहे हैं डूअर कि काम किसने किया, अगर एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इससे शुरू कर देंगे. जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला उसने हमें बुलाया था, तो अगर एक्टिव सेंटेंस है तो आप शुरू किससे करेंगे, किसने बुलाया था, उसने बुलाया था. तो आप ही से शुरू कर देंगे अपने सेंटेंस को, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा आपका. अगर यही पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो आप रिसीवर ढूंढ के लाते, रिसीवर से शुरू करते सेंटेंस को. तो रिसीवर कैसे ढूंढेंगे गाइस? रिसीवर कौन है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, राइट, या जिसके साथ एक्शन हो रहा है. उसको ढूंढना कैसे है? उसको ढूंढने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क. आप पूछ सकते हैं वर्ब से व्हाट या फिर टू whom. हिंदी में ज्यादा इजी है. आपको पूछना है क्या और किसको. मतलब सपोज आपका सेंटेंस आया अंकित ने सुमित को 500 रुपए दिए, ये सेंटेंस है आपका. तो आप क्वेश्चन पूछिए क्या दिया, राइट, व्हाट डिड ही गिव,
मीन्स क्या दिया उसने, आपको आंसर मिलेगा 500 रुपये। तो एक तो ये आपका मिल गया रिसीवर आपको। दूसरा पूछिए टू whom डिड ही गिव दैट मनी, किसको दिए उसने वो पैसे, तो आपको आंसर मिल जाएगा दूसरे बंदे का नाम। राइट, सो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उस सेंटेंस के अंदर में, आपको पूछना है क्या और किसको। आप जैसे ये पूछेंगे आपको रिसीवर मिल जाएगा। एंड इट्स इंपॉर्टेंट, अभी हम फर्स्ट स्लाइड में देख के आए हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस शुरू ही होगा आपके इस रिसीवर के साथ। सो सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस इज एक्चुअली दिस रिसीवर। तो रिसीवर से ही शुरू होता है वो सेंटेंस। अब सब्जेक्ट से ये मीनिंग कोई ना निकाले कि सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है हमेशा। ऐसा आप अभी तक सोचते थे, ठीक है, क्योंकि आप सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ही देख रहे थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव, तो सब्जेक्ट दोनों हो सकता है, वो डूअर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। अगर वो डूअर हुआ तो एक्टिव सेंटेंस होगा, अगर वो रिसीवर हुआ तो पैसिव सेंटेंस होगा। सब्जेक्ट मतलब जिससे आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। सपोज ये सेंटेंस है हमारे पास में, ही किल्ड अ बर्ड, राइट, मीनिंग है उसने बर्ड को मारा। राइट, अब मुझे ढूंढना है भाई डूअर कौन है। बहुत आसान है, किसने मारा, ही ने मारा, ये मेरा डूअर हो गया। इस केस में ये मेरा सब्जेक्ट भी है, इसीलिए ये एक्टिव का सेंटेंस है जो एग्जांपल हमने लिया है। राइट, अब मुझे इसका रिसीवर ढूंढना है, तो मुझे पूछना पड़ेगा किसको मारा, राइट, या किसको मारा गया। तो मुझे आंसर मिला भाई एक बर्ड को मारा गया, तो अ बर्ड हमारा रिसीवर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ब के बाद जो आएगा वो हमेशा रिसीवर होगा ही होगा। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको रिसीवर नहीं चाहिए होता। राइट, बहुत सारी वर्ब्स, मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनको रिसीवर नहीं चाहिए होता अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैंने बोला आई जंप्ड, मैं कूदा, दैट्स इट, खत्म हो गया। मैं कूदा, किसने किया, मैंने किया, किसके साथ हुआ, मेरे ही साथ हुआ, किसी के ऊपर नहीं किया मैंने। सो ये जो वर्ब्स हैं जिनके साथ में आगे ऑब्जेक्ट्स नहीं आते या रिसीवर नहीं आते, इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इस पर हम दोबारा से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे अभी। बट व्हाट यू नीड टू फिक्स इज देयर आर टू वेज ऑफ आस्किंग। इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं, लेट्स रिवाइज दिस। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द डूअर बिकॉज यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट हु डिड द एक्शन, किसने काम किया। तो आप पूछिए एक्शन किसने किया, डूअर मिल जाएगा आपको। यही डूअर आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। रिसीवर, हाउ टू फाइंड आउट रिसीवर, यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चंस, व्हाट एंड टू whom। व्हाट और टू whom दोनों में से या तो किसी एक का आंसर मिलेगा या दोनों का ही मिल जाएगा। अगर एक का आंसर मिलेगा तो एक रिसीवर है उसमें, दोनों का मिल गया तो दोनों है आपके पास में। राइट, सो क्या और किसको हिंदी में फिक्स करिए, ज्यादा इजी लगेगा। आपको पूछना है क्या और किसको। सेंटेंस है अंकित ने मुझे बुलाया था, क्या बुलाया था, कोई आंसर नहीं, किसको बुलाया था, मुझे बुलाया था, आपको रिसीवर मिल गया मुझे। मैंने उसे 500 रुपए दिए थे, क्या दिया था, 500 रुपया, रिसीवर मिल गया। उसने हमें रोका था, उसने हमें रोका था, किसको रोका था, हमें रोका था। तो क्या और किसको ये दोनों पूछते रहेंगे आप, तो आपको किसी एक का वैलिड आंसर मिल जाएगा। और अगर आंसर नहीं मिला इट मींस रिसीवर नहीं है। हम मार्केट गए थे, हम मार्केट गए थे, क्या गए थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन। किसको गए थे, इनवैलिड क्वेश्चन। कहाँ गए थे करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो तो हमें पूछना ही नहीं है, हमें तो पूछना है क्या और किसको। सो हम मार्केट गए थे, वी वेंट टू द मार्केट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है या रिसीवर क्या है, क्या गए थे, कोई आंसर नहीं, किसको गए थे, कोई आंसर नहीं, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस। हम मार्केट गए थे, वी वेंट टू द मार्केट, इसमें द मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने चेक किया रिसीवर ढूंढने का ये तरीका है, हमें नहीं मिला। राइट, ऑल्टरनेटली आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि ये जो आपकी वर्ब है, द वर्ब इज गो। राइट, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, आप समझेंगे। द वर्ब इज गो। राइट, हम मार्केट गए थे, दैट इज लेट्स से वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट। इन दिस सेंटेंस ऑप्शन नंबर वन, तरीका नंबर वन क्या है, आपने पूछा भाई क्या गए थे, किसको गए थे, राइट, और कोई आंसर नहीं मिला आपको, इट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो ये तो तरीका जो अभी अभी सीखा उससे समझ में आ गया आपको, ठीक है। नंबर टू, दूसरा तरीका समझने का, अगर आपको ये पता चल गया कि ये जो गो वर्ब है दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता अपना सेंस देने के लिए। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको सब्जेक्ट करता है और सब्जेक्ट के साथ ही वो काम हो जाता है। जैसे मैंने बोला अगर आई केम, मैं आया,
तो करने वाला कौन? मैं। हुआ किसके साथ? मेरे ही साथ। सिमिलरली इफ आई से आई जम्प्ड, करने वाला कौन? मैं। हुआ किसके साथ? मेरे ही साथ हुआ। तो इसको आगे किसी और की जरूरत ही नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर मैंने बोला आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, तो जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैंने किसको बुलाया, तब तक इसका सेंस आपको समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट आपके माइंड में क्वेश्चन बार बार आएगा, भाई ठीक है किसको बुलाया? कोई आया आपके सामने और उसने आके बोल दिया यू नो व्हाट आई कॉल्ड। आप पूछोगे व्हाट? नो आई कॉल्ड। ठीक है, टू whom डिड यू कॉल? नो आई कॉल्ड। अरे भाई ठीक है, तुमने बुलाया, किसको बुलाया? जब तक तुम बताओगे नहीं किसको बुलाया उसका सेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। दिस वर्ब इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनको ट्रांजिशन चाहिए होता है, अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या रिसीवर चाहिए होता है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। एंड इन ट्रांजिटिव को अपने बाद में कोई और रिसीवर नहीं चाहिए होता। तो जो वो परफॉर्म करेगा एक्शन उसी के साथ हो जाएगा, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो वी वेंट टू द मार्केट में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इतना लंबा समझने की जगह आप सोच सकते हैं भाई क्या और किसको का आंसर नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है बात करने का, राइट? लेकिन अगर आई कॉल्ड अंकित लिखा होता सेंटेंस और मैं पूछता किसको बुलाया, मुझे अंकित आंसर मिल जाता। सो वी आर जस्ट फिक्सिंग दिस दैट हाउ टू फाइंड आउट द रिसीवर। हम रिसीवर ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी जब पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो वो रिसीवर से ही शुरू करना है। तो अगर रिसीवर ढूंढना ही नहीं आता तो पैसिव शुरू कैसे करेंगे? उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो पैसिव का हर सेंटेंस शुरू होगा आपका क्या या फिर किसको से। मतलब सेंटेंस है हमने उसे रोका था, पैसिव वॉइस बनेगा किसको रोका गया था, उसको। तो सेंटेंस बनेगा उसको रोका गया था हमारे द्वारा। मीन सेंटेंस किसको से शुरू हुआ? मैंने उसे 500 रुपये दिए थे। क्या दिया था? 500 रुपये। पैसिव बनेगा 500 रुपीज से। 500 रुपीज दिए गए थे मेरे द्वारा उसको, राइट? सो सेंटेंस में हमेशा आपको डूअर और रिसीवर ढूंढना आना चाहिए। शुरू शुरू में ये ढूंढना पड़ेगा, बाद में अपने आप दिखेगा। जैसे आपको डूअर अपने आप दिखता है, आप कोई एफर्ट्स नहीं लगाते उसके लिए कि भाई मैं डूअर कहाँ से निकाल के लाऊंगा, मुझे पूछना पड़ेगा बार बार क्या कि एक्शन किसने किया। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको दिखने लगता है। ऐसे ही आपको रिसीवर भी दिखने लगेगा एंड आप फटाफट एक्टिव और पैसिव में कन्वर्जन करने लगेंगे। Now those who are comfortable, please reply with got it. Take a click of this slide also, guys. I have not discussed transitive and intransitive in length, but I will definitely discuss that because passive voice है, transitive and intransitive verb सीखनी होगी। But in short, आपने ये जो लॉजिक अभी देखा, this is a simple trick to understand कि जिन verbs का मुझे आंसर नहीं मिलता क्या और किसको कहा, उन verbs का passive नहीं बनेगा, उनके अंदर receiver नहीं होता। That's what we have seen, right? जस्ट दिस स्लाइड शुड बी क्लियर। इस स्लाइड में डूअर ढूंढना सिखाया आपको, इसका मतलब है एक्शन किसने किया, एंड रिसीवर ढूंढना सिखाया जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं क्या, किसको, दैट्स इट, ये आपको पूछना है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं फटाफट से। आई विल राइट डाउन सम सेंटेंसेस ओवर हियर एंड यू टेल मी कि इसमें सब्जेक्ट कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। लेट मी यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर दैट। ओके गाइस, ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 1 आपका सेंटेंस है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट कौन है, मीन्स रिसीवर कौन है, डूअर कौन है। हम इस तरीके से बात करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो रिसीवर भी हो सकता है, डूअर भी हो सकता है। हम एक्टिव और सिर्फ पैसिव कर रहे हैं तो उस कंफ्यूजन में नहीं जाते, हम रिसीवर और डूअर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंटेंस है उसने हमें लेट्स से 500 रुपये दिए थे। उसने हमें 500 रुपये दिए थे। ठीक है, नाउ यू नीड टू टेल मी द डूअर। डूअर बताइए, चैट विंडो पे बता दीजिए। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट किसने दिए। सो क्वेश्चन हम किससे पूछ रहे हैं? अपनी वर्ब से पूछ रहे हैं, वर्ब से पूछ रहे हैं किसने दिए। करेक्ट, उसने दिए, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, दैट कुड बी ही और शी। इट भी हो सकता है, सपोज कोई रोबोट है, मीन्स उसने का ट्रांसलेशन, दिस इज योर डूअर। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट रिसीवर। रिसीवर ढूंढने के लिए आपको क्या कहना है? पहला क्वेश्चन है क्या दिए, दूसरा क्वेश्चन है किसको दिए। यही दो क्वेश्चन हैं बस, क्या और किसको, इनको याद कर लो, और कोई क्वेश्चन नहीं है वैलिड।
रिसीवर ढूंढने के लिए और कोई क्वेश्चन अपनी पॉकेट से नहीं लगाना है, सिर्फ यही दो हैं आपके पास ऑप्शंस, क्या और किसको। इससे आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो। सो क्या का क्वेश्चन बना के देखते हैं। उसने हमें 500 रुपये दिए, हम पूछते हैं क्या दिया उसने, आपको एक आंसर मिलेगा 500 रुपीज़ दिए, राइट। तो एक आंसर आया आपके पास में 500 रुपये। दिस इज योर ऑब्जेक्ट नंबर 1 और रिसीवर नंबर 1, लेट्स से। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस माने तो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है इसका। जो हिंदी में लिखा है सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, तो उसके हिसाब से उसका पहला ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड भाई किसको दिए, हमें दिए, राइट। सो टू अस, दिस इज योर रिसीवर नंबर 2। ये दो रिसीवर हैं आपके। अब अगर मुझे एक्टिव सेंटेंस बनाना है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर हमारा बनेगा तो वो तो डूअर से बनेगा। उस सेंटेंस को आप ही या फिर शी से शुरू करेंगे और फिर आगे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि ही और शी आपके डूअर होते हैं एक्टिव वॉइस में। और अगर सेंटेंस मुझे पैसिव वॉइस में बनाना है, देन पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट से। तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दैट। एक पैसिव वॉइस बनेगा ₹500 से, ये रिसीवर नंबर 1 है आपका। एंड दूसरा पैसिव वॉइस बनेगा आपका हमें दिए गए, इसका मतलब वी बना देंगे उसका, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे रख दिया। सो हमको दिया गया कुछ 500 रुपये दिए गए, एक ही सेंटेंस का। तो सेंटेंस नंबर बनेगा 500 रुपये दिए गए हमें, राइट। उसके द्वारा, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, वी डोंट नीड द कैमरा। सेंटेंस नंबर 2 बनेगा हमें दिए गए 500 रुपये उसके द्वारा, राइट। अभी कन्वर्जन करना बाद में सीखेंगे, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिगिन। सो एक्टिव वॉइस विल स्टार्ट विद द डूअर। एक्टिव हम डूअर से शुरू करेंगे, ही और शी से शुरू कर दिया हमने। एंड पैसिव विल स्टार्ट विद द रिसीवर। रिसीवर मीन्स ₹500 या फिर वी। तो ये ढूंढना तो आना चाहिए ना रिसीवर कौन है। जिसको पता ही नहीं रिसीवर कौन है, तो वो पैसिव शुरू कैसे करेगा। सो आई होप यू ऑल मस्ट बी कंफर्टेबल नाउ। प्लीज टेक अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड गाइज। Let me know in the chat window if you guys have understood the concept. Active and passive में आपको रिसीवर एंड द डूअर ये ढूंढने आनी चाहिए। नहीं आएंगे तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। Now let me check again. I'll give you another sentence and let's see how do you perform. Okay. Sentence number 2. अब आप लोग फिर से रिप्लाई करिए, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 है मैं कल शाम को अंकित के घर गया। मैं कल शाम को अंकित के घर गया। Give me your answer. Please tell me the doer and the receiver. Doer is very easy. आप पता लगा लेंगे कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया। तो मैंने परफॉर्म किया, आई इज द डूअर, राइट। एक्शन किसने किया, मैंने किया, आई, राइट। रिसीवर, सुमित का आंसर है अंकित, ओके। और कोई रिसीवर बताइए, चलिए ठीक है। डूअर इज फाइन, सबने इजी वाला आंसर जल्दी से दे दिया कि भाई डूअर इसका आई है, आधे नंबर तो मिल जाए कम से कम। रिसीवर को देख लेंगे, तो रिसीवर बताओ कब। और ये जो सेंटेंस लिखा है ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस में लिखा है। मैं कल शाम को 5 बजे या कल शाम को अंकित के घर गया। तो इसके अंदर में आप ऑब्जेक्ट बता सकते हैं मुझे। जैसे टेक्निकली हमें रिसीवर ढूंढना चाहिए। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। अंकित आ रहा है आंसर, अंकित का घर भी आ रहा है आंसर। कुछ लोगों ने नन भी लिखा है आंसर कि नहीं है कोई। एक ने येस्टरडे इवनिंग भी लिख दिया मेरे पास में। ओके, चलो बेसिक से करते हैं भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखो। रिसीवर कैसे ढूंढेंगे।
अब सब अपनी चैट विंडो पे लिख के भेजिए क्या और किसको, ये लिख कर भेजो। इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी ढूंढने की, अभी है नहीं आपको। अभी आप लोग क्या करते हैं, गैस करते हैं, तुक्का मार देते हैं। आप सोचते हैं भाई इसके अलावा मैं को छोड़ो, वर्ब को छोड़ो, जाने को, जो बच गया उसको ऑब्जेक्ट बोल दो या उसमें से ढूंढ के ऑब्जेक्ट बता दो कोई भी। कुछ लोग सोचते हैं बस कोई भी नेम मिल गया ना कोई और अगर तो वो ऑब्जेक्ट है, ये गलत सोचते हैं आप। ये रिसीवर ऐसा नहीं है। कल मैं शाम को अंकित के घर गया, काम करने वाला कौन, मैं। किसके साथ हुआ, मेरे ही साथ हुआ। ना अंकित के ऊपर कोई फर्क पड़ता है इससे, ना घर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है इससे। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ढूंढने का दूसरा तरीका, हम अपना तरीका ये वाला लगा लेते हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या और किसको, बस दैट्स इट। हमें दिमाग ही नहीं लगाना इसके ऊपर। हम पूछेंगे क्या किसको, आंसर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई रिसीवर नहीं है इसके केस में, ठीक है। तो मैं कल शाम को अंकित के घर गया, क्वेश्चन पूछना है वर्ब से, क्या गया, ये क्वेश्चन है आपका। ये इनवैलिड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही नहीं बना कुछ, ठीक है। तो कोई आंसर नहीं मिला मुझे क्या था। सेकंड पूछते हैं भाई किसको गया, अगेन इनवैलिड क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं है ये। कहाँ गया हो सकता है लेकिन कहाँ पूछने के लिए अलाउ नहीं किया। मैं कहाँ पूछ नहीं सकता रिसीवर को ढूंढने के लिए, राइट। मुझे रिसीवर को ढूंढने के लिए क्या और किसको पूछना है, व्हाट एंड टू हुम पूछना है मेरे को। वो नहीं मिल रहा मुझे आंसर, इट मीन्स देयर इज नो रिसीवर। अब देखो ये जिसने मिस्टेक किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गैस किया। किसी ने सोचा यार अंकित दूसरा नाम लिखा इसे बोल देते हैं, घर को बोल देते हैं। एक बंदे ने तो मुझे इवनिंग भी बोल दिया, येस्टरडे इवनिंग को ऑब्जेक्ट बोल दिया। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ में या रिसीवर के साथ में। रिसीवर ढूंढने के लिए इन दो टर्म्स को यूज करिए, क्या एंड किसको। आपको दिख जाएगा उसके बाद में, बहुत इजीली दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसका क्लिक करिए एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। प्लीज टेक अ क्लिक ऑफ दिस क्विकली। लेट्स प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर। जब तक सबके आंसर्स ठीक नहीं आते तब तक इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते टाइम सबसे पहले डिमांड होगी बॉस रिसीवर लेकर के आओ, रिसीवर से सेंटेंस शुरू करेंगे। अगर हमें रिसीवर ढूंढने में प्रॉब्लम है तो हम सेंटेंसेस में मिस्टेक्स कर सकते हैं। लेट्स टेक सेंटेंस नंबर 3। सुमित अभी देखेंगे कन्वर्ट कैसे करना है, वो बात की बात है। अभी पहले बिल्कुल बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने तो आने चाहिए, कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। सब लोग बिल्कुल पेशेंट रहो, आराम आराम से चलो, 3 दिन चलेगा पैसिव वॉइस आपका। आपको आराम से कन्वर्ट करना आता होगा बाय द एंड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स टेक अनदर सेंटेंस गाइस, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब बहुत ज़्यादा क्लैश होगा कुछ लोगों के माइंड में, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हमने लास्ट ईयर, पिछले साल, राइट, लेट्स से मुंबई विजिट किया। अब हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि हम मुंबई गए, बट हमने वर्ब लगाई है विजिट, ठीक है। मुंबई विजिट किया हमने पिछले साल। अब आप घूमने गए ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में, बट मैंने जान के आपको वर्ब दिया है विजिट। हमने पिछले साल मुंबई विजिट किया, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं। डूअर ढूंढना बहुत आसान है, आई एम श्योर डूअर से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डूअर इज वी, एब्सोल्युटली करेक्ट। डूअर के लिए प्रैक्टिस भी नहीं करते, ठीक है, आप सबको आता है। रिसीवर की प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल अपने फंडे से चलेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है क्या पूछो और किसको पूछो, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा क्या विजिट किया, राइट, या फिर किसको विजिट किया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या विजिट किया, किसको विजिट किया। हमारा आंसर आएगा मुंबई विजिट किया। तो आपने क्या विजिट किया, मुंबई विजिट किया आपने। दिस इज योर रिसीवर, राइट। क्योंकि ये एक्टिव का सेंटेंस है, हिंदी में जो हमने लिखा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग सा केस लगता है देखने में। अगर मैं बोलता हूँ आई वेंट टू मुंबई, in this sentence there is no object, means there is no receiver। I went to मुंबई में कोई रिसीवर नहीं था,
मैं मुंबई गया, क्या गया, कुछ नहीं, किसको गया, कुछ नहीं, इनवैलिड क्वेश्चन, नो ऑब्जेक्ट। और अगर मैंने इसकी जगह बोल दिया आई विजिटेड मुंबई, आई विजिटेड मुंबई, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट है मुंबई। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब मुंबई पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, मुंबई तो दोनों में सेम है। अगर मुंबई पे डिपेंडेंट होता, मतलब किसी वर्ड की शक्ल पे लिखा होता कि वो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, या वो रिसीवर होगा कि नहीं होगा, तो फिर तो सेम होना चाहिए था दोनों जगह, मुंबई को ही यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए था केस वन में, बट ऐसा नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है आपका यहाँ पर, वर्ब में डिफरेंस है। ये जो वेंट वर्ब है, दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए होता, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। अभी समझेंगे फिर से इसको, बट इसके केस में आप बिल्कुल देसी भाषा में समझ सकते हैं कि आई ने एक्शन किया लेकिन किसी के साथ नहीं हुआ वो एक्शन, आई के ही ऊपर हो गया वो एक्शन। आप ये नहीं, जब आप गो की फॉर्म्स कहते हैं तो उसका मतलब होता है आपने कोई काम किया, दैट्स इट। किसके साथ किया, किसके ऊपर किया, वो सेंस ही नहीं होता उसका, ठीक है। बट विजिट के अंदर में दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें लिटरली ऐसा ही मीनिंग है कि आपने किया और इस पर किया, ऐसा मीनिंग है इस वर्ड का। अभी हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को फिर से समझ लेंगे, बट ये डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो कि बस इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर क्या है। मुंबई तो सेम है, तो फिर मुंबई दोनों में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन रहा, या रिसीवर क्यों नहीं बन रहा? तो मुंबई पे डिपेंडेंसी नहीं है इस बात की, मुंबई डिसाइड नहीं करेगा कि वो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिसाइड करने वाला है वर्ब सेंटेंस का। वर्ब बताएगा कि मेरे बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आपको वर्ब से पूछना पड़ता है इसलिए हर बार। तो जो हमने मेथड किया है इसमें वर्ब से ही पूछ रहे हैं बार बार, क्या और किसको आप वर्ब से पूछना क्या करते हैं। आप देख ही नहीं रहे हैं अगले वर्ड को, आप सीधे वर्ब को पूछ रहे हैं, भाई क्या, किसको, आंसर मिल रहा है तो आप कह रहे हैं हाँ वही है इसके पास मेरे से। तो वर्ब से डिफरेंस क्रिएट होता है। एक दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों सेंटेंसेज में आपको दिखेगा फर्स्ट सेंटेंस में तो टू लगाया मुंबई के पहले, दूसरे में टू नहीं लगाया। ऐसा क्यों है? तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वर्ब के बाद टू लगाना है कि नहीं लगाना है, तो हम लोग रटते रहते हैं इसको फिक्स करने के लिए कि भाई गो के साथ टू लगता है, कम के साथ टू लगता है, ऐसा फिक्स करते रहते हैं। आप इस चीज को आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से समझिए। जब आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, जब आगे रिसीवर नहीं है, तो एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। जब आगे ऑब्जेक्ट होता है तो आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसको इन शॉर्ट ऐसा समझा देता हूँ कि विजिटेड के अंदर में टू का मीनिंग ऑलरेडी है, वेंट के अंदर टू का मीनिंग नहीं है। आई वेंट इसका मतलब है मैं गया, बस। किसी जगह को गया, किसी तरफ को गया, ऐसा मीनिंग नहीं है उसके अंदर, उसका मीनिंग है मैं गया, बस किसी भी डायरेक्शन में गया आप। उससे कोई फर्क नहीं है कि आप आगे टू समझाना चाहते हैं या फ्रॉम समझाना चाहते हैं। आई वेंट टू मुंबई बोलोगे तो मुंबई आपका डेस्टिनेशन है, आई वेंट फ्रॉम मुंबई बोल दोगे तो मुंबई आपका सोर्स बन गया। तो इसके अंदर कोई टू का मीनिंग है नहीं अपने आप बाई डिफॉल्ट, लेकिन विजिटेड में हमेशा टू का मीनिंग है। अगर मैंने बोला आई विजिटेड मुंबई, सपोज ये मुंबई है, तो आई विजिटेड बोलते ही मुंबई मेरा डेस्टिनेशन बन गया, बाई डिफॉल्ट ये मेरा डेस्टिनेशन बन गया, आई विजिटेड के मीनिंग में ही इंक्लूडेड है। मतलब आपने किसी जगह को ही विजिट किया होगा। टू का मीनिंग ऑलरेडी होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर। अभी जब इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा आप और समझेंगे इस बात को। फिलहाल मैं इन दो वर्ब्स का डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको कि वेंट और विजिटेड में अंतर क्या है। वेंट कहता है बस वो गया, दैट्स इट। तो सपोज ये है वेंट, अब वेंट के केस में वो गया। अब वेंट में आप टू बोलोगे तो डेस्टिनेशन दिखेगा, वेंट फ्रॉम बोल दोगे तो सोर्स दिखेगा। जबकि विजिट के साथ हमेशा मीनिंग आएगा डेस्टिनेशन का, हमेशा। टू का मतलब, विजिट का मतलब है किसी जगह को जाना, उसमें टू है ऑलरेडी, ऑलरेडी है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स में ट्रांजिशन होता है ऑलरेडी, ट्रांजिशन मतलब टू होता है ऑलरेडी उनके पास। इन ट्रांजिटिव के अंदर में टू नहीं होता, टू लगाना पड़ता है अगर आप डेस्टिनेशन शो करोगे तो, ठीक है। चलिए वापस देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। सेंटेंस था हमने पिछले साल मुंबई विजिट किया, तो अगर विजिट वर्ब आया तो हमारा क्वेश्चन वैलिड बना, क्या विजिट किया, आंसर निकला मुंबई विजिट किया। या फिर किस को विजिट किया, ये जो को मिल रहा है ना, ये इंट्रांजिटिव में होता है, किस को विजिट किया, मुंबई को विजिट किया, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है या फिर रिसीवर है, क्योंकि ये सेंटेंस हिंदी वाला एक्टिव है, इसलिए इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आपने ये डिफरेंस समझा कि बस हमारा जो रिसीवर है वो ढूंढने के लिए हमें ये दो क्वेश्चंस पूछने हैं। किससे पूछने हैं? वर्ब से पूछना है। वर्ब बताएगा कि आगे वाला वर्ड रिसीवर है या नहीं, उस वर्ड के ऊपर नहीं लिखा होता है ऐसा। Now those who have got it, please reply with yes, and those who still have doubt can ask your doubts. And please take a clip of this, guys. Alright. Now I'm explaining you what do we understand by transitive and intransitive. ये सुनने में मुश्किल लगता है वर्ड, ये टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है। Transitive and intransitive words. So पहले लिख लेते हैं transitive verbs. Transitive verbs are those verbs, ये वो actions हैं which need the objects. इस टाइप से लिखा होता है इनके लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ they need receiver, मतलब ये वो एक्शन है जिनके लिए ये बताना जरूरी है कि ये काम किसके साथ हुआ, नहीं तो उनका मीनिंग ही पूरा नहीं होता। they need object, right, to have their full meaning, right, to make sense. So they need receivers or objects to make sense. For example, suppose if I say he arranged, उसने अरेंज किया। अब आप पूछोगे भाई ठीक है अरेंज किया, बट क्या अरेंज किया? व्हाट डिड ही अरेंज? आप इसका आंसर जब तक नहीं बताओगे तब तक इस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं होगा। सो ही अरेंज्ड, आप बार बार पूछते रहोगे ठीक है ही अरेंज्ड, बट व्हाट डिड ही अरेंज? सामने वाले ने बोला नो नो ही अरेंज्ड। ही अरेंज्ड क्या? या तो कॉन्टेक्स्ट में हो, पहले से हो कि भाई पार्टी किसने अरेंज की, आंसर आया उसने अरेंज की, ही अरेंज्ड। तो उसमें बाय डिफॉल्ट पता है क्या अरेंज किया, पार्टी अरेंज की। आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पहले से डिस्कशन में था, कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन राइट अवे अगर आप ये सेंटेंस बनाएंगे किसी के सामने ही अरेंज्ड, तो उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा बॉस क्या अरेंज किया, व्हाट डिड ही अरेंज। सो कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जिनको अपने आगे एक वर्ड चाहिए होता है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, उन वर्ड्स को हम ट्रांजिटिव वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो ट्रांजिटिव टर्म है इसको समझने की कोशिश करो, ये आपको इजी लगेगा इसके बाद में। देखिए ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब है मीनिंग, जिसका मीनिंग है ट्रांजिशन होता है इसमें। ट्रांजिशन मतलब होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाना, या एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि एक एटम के अंदर में बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद में कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इसके चारों तरफ। इसको अगर आप एक लेज़र बीम देंगे तो ये ट्रांजिट करके नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है, राइट। तो ट्रांजिशन हो गया उसका, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांजिशन हो गया उसका। ठीक है, सो ट्रांजिशन का मतलब है एक से दूसरे पर जाना, ये मीनिंग है। ट्रांजिशन का मतलब एक्शन होना नहीं कह रहा हूँ मैं, ट्रांजिशन का मतलब है एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाना। ठीक है, सिमिलरली आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उससे आप समझेंगे। सपोज मैंने बोला एक वर्ब स्लैप, स्लैप। ठीक है, अब स्लैप एक ऐसा एक्शन है जिसको कोई परफॉर्म करेगा और वो किसी के ऊपर किया जाएगा, राइट। तो स्लैप एक ऐसा एक्शन है जिसका लॉजिक तभी कंप्लीट होगा जब एक डूअर हो और एक रिसीवर भी हो, नहीं तो तुम स्लैप कहाँ करोगे। स्लैप का सेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। थप्पड़ मारने का सेंस कंप्लीट तभी होगा जब किसी के लगे, अगर लगा ही नहीं तो वो थप्पड़ ही नहीं है बॉस, राइट। तो काफ़ी बार लोग ऐसे भी कहते हैं जब सामने कोई है नहीं तो कहते हैं यार हवा को थप्पड़ क्यों मार रहा है। तो उसके इसमें भी आप उसका मीनिंग बनाने के लिए बोलते हैं हवा में थप्पड़ मारना। तो कोई तो चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। तो अब देखिए सेंटेंस के अंदर में स्लैप जो एक्शन है इसमें ट्रांजिशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन है इसमें, एक्शन तो ये है ही इन एनी केस, मूव तो ये करेगा ही, राइट। एक्शन तो वो भी है आपका, उसमें भी मोशन है। मोशन की बात नहीं हो रही, ट्रांजिशन की बात हो रही है कि किसी एक से एक्शन चल के किसी दूसरे पर जाए, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। मीन्स आपके सब्जेक्ट से एक्शन चला और ऑब्जेक्ट के ऊपर गया, इसको एक्शन कह रहे हैं, इसको आप ट्रांजिशन कह रहे हैं। तो किसी ने किया और किसके ऊपर, किसी के ऊपर हुआ भी है, राइट। इसने किया, सपोज ए ने ये किया काम
और किसी के साथ हुआ, जब किसी के साथ होता है, देखिए आपको ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे ही ढूंढवाए जाते थे, रिसीवर ऐसे ही ढूंढते थे किसी के साथ कुछ काम हुआ, राइट। तो जब किसी के साथ कोई काम होगा उसको ट्रांजिशन कहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज यही बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मैं सेकंड फॉर्म ले लेता हूँ, थ्रू, ओके। फर्स्ट में स्लैब्स लिख दिया सपोज। सो इसने फेंका। अब आप पूछेंगे भाई क्या फेंका, मैं बोलता रहूँ नहीं नहीं उसने फेंका। आप पूछोगे अच्छा क्या फेंका, मैं बोलूँ अरे उसी ने फेंका। अरे भाई क्या फेंका, जब तक तुम बताओगे नहीं उसका सेंस ही नहीं बनेगा। तो फेंकने वाला बंदा ये, एक्शन करने वाला ए, लेकिन ट्रांजिशन चाहिए इसके लिए, किसी के ऊपर होगा ये एक्शन, राइट। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी। आप कहते ओके अच्छा ये फेंका, तो ये आपका रिसीवर है। अब ये जितनी वर्ब्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जिनका मीनिंग ही कंप्लीट नहीं हो रहा जब तक हम इनके रिसीवर नहीं बता रहे हैं, इन वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब ही है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे पहुंचने को ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तभी ट्रांजिशन होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को रिसीवर चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के सामने एक बंदा या कोई एक चीज होनी चाहिए जिस पर वो परफॉर्म की जाए, और ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास में रिसीवर्स जरूरी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ही हैं जिनका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव तो शुरू ही रिसीवर से होगा। अगर आपने कहा ए ने बी को स्लैप किया, तभी तो उसको पैसिव में बोलोगे बी को स्लैप किया गया ए के द्वारा। ए ने बॉल को फेंका, तभी इसका पैसिव बनाओगे बॉल को फेंका गया ए के द्वारा। और अगर हमारे पास में कोई ऐसी वर्ब है जिसके आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो पैसिव नहीं बनेगा उसका। देख लेते हैं उसको, इंट्रांजिटिव को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी इसका क्लिक करिए। इसमें एक लास्ट चीज़ और आपको फिक्स करनी है कि ट्रांजिटिव में टू का मीनिंग ऑलरेडी होता है। तो जब आप बोलते हैं ए स्लैप्स बी, तो इसमें स्लैप्स का मतलब थप्पड़ मारना केवल नहीं है, इसमें है किसी को थप्पड़ मारना। तो इसमें ऑलरेडी टू का मीनिंग होता है, लगाना नहीं पड़ता। मतलब अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो टू नहीं चाहिए उसके पहले जो वर्ब लिखी है उसके अंदर ऑलरेडी टू का मीनिंग है, ट्रांजिशन है उसके पास। सो थ्रू में टू का मीनिंग है। ए ने फेंका, बॉल को फेंका, तो किसी को फेंकना उसको थ्रो कहते हैं। किसी चीज़ को फेंकना मतलब वो को वाला मीनिंग है उसके पास। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ मैं इसमें, लेकिन फिर भी किसी को टेक्निकली समझना है तो ट्रांजिशन ऑलरेडी है उनमें, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिशन का मतलब ही है टू, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब ट्रांजिट होना, मतलब टू का मीनिंग होना उसके पास। तो टू का मीनिंग ऑलरेडी है, आपको दोबारा टू क्यों लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनमें टू का मीनिंग ऑलरेडी होता है, आपको लगाना नहीं पड़ता टू उनके साथ में। तो अगर किसी ने बोल दिया आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, और आज पता चल गया बॉस ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसने टू भी लगा दिया, आई कॉल्ड टू अंकित, तो क्या कहना चाहता है, टू ऑलरेडी था इसके पास, आपने एक टू और लगा दिया, ये गलत हो गया। इस टू की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टू होता है। कॉल्ड का मतलब किसी को बुलाना होता है, अपने आप उसमें को का मीनिंग है। कॉल्ड का मतलब सिर्फ बुलाना नहीं है, किसी को बुलाना है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिशन है उसके अंदर। तो ये टू नहीं चाहिए होता। दूसरा तरीका सीखने का, भाई अगर ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास तो टू मत लगाना उसके पहले। ये ऑल्टरनेट वेज हैं एक ही बात को कहने की। मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तभी तो ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तभी तो उसमें टू है, ट्रांजिटिव वर्ब है टू मत लगाओ। वही बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए टेक अ क्लिक ऑफ दिस एंड लेट मी नो दोज हु आर क्लियर विद ट्रांजिटिव वर्ब्स। अभी मैं एक लिस्ट लिखूंगा, उसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों लिखेंगे, आप देखिएगा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, राइट। देयर इज दिस स्पेलिंग एरर गाइस, ऑलराइट, प्लीज note it down quickly. In fact, I can rub it off and then we can make that again. So I'll just write it once again. We have transitive verbs. Now just revise again. Transitive verbs need receiver.
to make sense. Everybody please write down this sentence on the chat window. एक बार ये लिख के भेजो मेरे पास. Transitive verbs need receiver to make sense. फटाफट से लिख के भेजिए. Transitive verbs need receiver to make sense. Receiver means active sentence है तो object की जरूरत होती है. Transitive verbs को object की जरूरत होती है अपना sense बनाने के लिए. Transitive verbs need receiver. ओके और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए. स्लैप बहुत इजी एग्जाम्पल है. एक बंदा थप्पड़ मारेगा तो जब तक दूसरा सामने नहीं है तब तक उसका सेंस ही कंप्लीट नहीं होगा. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड रिसीवर टू मेक सेंस. प्लीज राइट डाउन क्विकली. No camera is required. Praveen, we don't need the camera. Everybody, it's a request. We do not need your video. That video will be recorded otherwise. So please don't switch on your video. Be careful. Okay, transitive verbs need the receiver to make sense. Right. Kavita, the spelling of sense is S-E-N-S-E. Transitive verbs need receiver to make sense. Everybody, quickly, let's write it down. Transitive verbs need receiver to make sense. So अगर transitive verb है तो आगे वाला term object है या receiver है. आपको ये fix होना चाहिए. Transitive में already to का meaning होता है. आपको to नहीं लिखना पड़ता transitive verbs के साथ. तो अगर मेरे को transitive verbs दिखने लगी तो मेरे दो बेनिफिट्स हैं. नंबर वन, मुझे टू लगाने की टेंशन नहीं होगी उसके बाद में. मुझे समझ में आ जाएगा टू नहीं लगता उनके बाद में, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स फिक्स होती जाएंगे आपकी. नंबर टू, आपको एक्टिव पैसिव में बहुत इजी लगेगा क्योंकि आपको रिसीवर से ही शुरू करना है पैसिव सारे. ओके गाइस, लेट्स गो अहेड एंड वर्क अपॉन द इनट्रांजिटिव वर्ब्स. So we have intransitive verbs. Same definition, बस नेगेटिव कर दीजिए. Intransitive verbs don't need receiver or the receiver means object. ठीक है, हम अगर एक्टिव वर्ब सेंटेंस सोच रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वही रिसीवर होता है. सो वी डोंट नीड अ रिसीवर और एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस. इनट्रांजिटिव वर्ब्स को अपने आगे किसी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती अपना सेंस देने के. रिसीवर की जरूरत नहीं पड़ती. मेनली आप ये सोच सकते हैं. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, अगर मैंने बोला आई जंप्ड, आई जंप्ड, मैं कूदा. राइट. अब इसमें किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है कि बॉस रिसीवर कौन है इसका. इसके किसी रिसीवर की कंफ्यूजन ही नहीं बनती. क्यों नहीं होती रिसीवर की कंफ्यूजन इसमें? क्योंकि करने वाला कौन? मैं कूदा. ओके, यहाँ पहुंच गया कूद के. करने वाला कौन? मैं. हुआ किसके साथ? मेरे ही साथ हुआ. मेरे को किसी और की जरूरत ही नहीं है इस एक्शन को रिसीव करवाने के लिए. अपने आप में सेंस बनता है इसका. मैंने किया, मेरे साथ हुआ. राइट. तो ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसमें सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो उसी के साथ होता है, किसी और के ऊपर नहीं होता वो एक्शन. तो सारी की सारी वर्ब्स आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं. सपोज आई जंप्ड हो गया, आपने बोल दिया आई स्लेप्ट, मैं सो गया. करने वाला कौन? मैं. हुआ किसके साथ? मेरे ही साथ. अब आप इसके आगे कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख दीजिए, उससे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा. इस वर्ब को चाहिए ही नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट. देखिए सेंटेंस लिखते हैं. आई स्लेप्ट एट 10 PM yesterday. अब अगर किसी ने पूछा बॉस इसमें ऑब्जेक्ट क्या है या फिर इस सेंटेंस का रिसीवर क्या है, आपको आंसर देना है कोई रिसीवर नहीं है इसके अंदर.
सपोज किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, राइट, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछो क्या सोया, किसको सोया, कोई आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, राइट। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सा फंडा है कि ये मेथड लगाओ आपको दिख जाएगा। तो क्या और किसको ये बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जिसको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। आप देखिए आई स्लेप्ट में काम किसने किया, मैंने किया, किसके साथ हुआ, मेरे साथ हो गया। तो कोई और है ही नहीं जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया हो, देयर इज नो रिसीवर। तो इस स्लेप्ट वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना सेंस क्रिएट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। सुमित ने एक वर्ब लिख के दिया आई एट। अब आई एट में ध्यान दो, अगर आप कभी बोलोगे मैंने खाया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या खाया। सपोज इसका आंसर आपने दिया अ बर्गर। ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव हुई या इंट्रांजिटिव हुई? ईट ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? सुमित आंसर दो। ईट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट सुमित, राइट। जब भी आप क्या और किसको इसके आंसर्स ढूंढ पा रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो आप देखिए आई ये काम करेगा ईट का, और जब आई ये काम करेगा ईट का, तो क्या ये आई के ऊपर ही होगा काम? आई ने खाया और क्या अपने आप के साथ ही कर दिया ये काम उसने? ऐसा तो नहीं है ना, किसी और चीज के ऊपर करेगा वो इस काम को, खाने के काम को, इसलिए वो ट्रांजिटिव है। उसको आगे एक वर्ड चाहिए अपना सेंस क्रिएट करने के लिए, राइट। नाउ we don't need camera, guys, please be very careful. Your video is getting recorded somewhere in between. Krishna, this time it was your video, so be very careful. Why do we need the video? Krishna, your video was switched on. I have switched it off. Now please don't switch it on. Okay, so transitive and intransitive. Now let's make a quick list of transitive and intransitive verbs. So let's say we have transitive verbs over here. ट्रांजिटिव मतलब एक बंदा काम करेगा दूसरे के साथ होगा। सपोज बुलाना, मतलब किसी को बुलाना, आप ऐसे सोचिए किसी को बुलाना, दैट इज ट्रांजिटिव। ओके। सपोज अरेंज, कुछ अरेंज करना, कोई चीज अरेंज करना, क्या अरेंज किया, पार्टी अरेंज किया, क्या और किसको पूछते रहो बनता रहेगा, ठीक है। अब सपोज मैंने बोला राइट मतलब लिखना, क्या लिखा, लेटर लिखा मैंने। आप कोई भी वर्ड लगाते जाइए, अगर सेंस बन रहा है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, मैंने कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया, ठीक है। सिमिलरली हमने वर्ड लिया स्लैप, थप्पड़ मारा, किसको मारा, तो क्या और किसको दोनों से मिलेगा, ठीक है। सपोज हमने बोला स्कोल्ड, डांटा, किसको डांटा, किसी को डांटा, राइट। प्ले, खेला, क्या खेला, कोई गेम खेला। तो ये सब के सब आपके ट्रांजिटिव हैं, इनमें सब में आपको क्या और किसको का आंसर मिल रहा है। व्हाट एंड टू हुम कहते हैं, उससे ट्रांजिशन पता चल जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मेक अ लिस्ट फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स आल्सो। अब ऐसे ही इंट्रांजिटिव की बना लेते हैं, राइट। इंट्रांजिटिव में जो सब्जेक्ट काम करेगा वो उसी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ऐसे एक्शन सोचो जो कोई बंदा करता है और उसी के साथ हो जाता है। जैसे हमने बोला स्लीप, मैं सो गया, बस किसने किया, मैंने किया, किसके साथ हुआ, मेरे साथ होगा, ठीक है। ओके। आई सेड, मैंने कुछ कहा। आप से को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आई सेड समथिंग करके हम उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, तो उस वर्ड को मैं हटा देता हूँ। काफ़ी सारी वर्ब्स ऐसी आएंगी जो दोनों तरीके से यूज होती हैं, मैं उनके एग्जाम्पल्स अभी दूंगा आपको, ठीक है। ओके, और कुछ लेते हैं। सपोज हमने बोला जंप, मैं कूदा, राइट। आई सपोज गॉट अप, मैं उठा, इसके साथ किया तुमने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आई गॉट अप, राइट। नेक्स्ट इज मैं भागा, आई रन,
तो रन के दो मीनिंग्स हैं, एक होता है भागना और एक होता है किसी चीज को चलाना, किसी मशीन को रन करना। तो रन दोनों कैटेगरीज में आएगा आपके पास में। रन एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब भी है। अगर आप बोलते हैं चलाना वाला मीनिंग, जैसे आई रैन अ कंपनी, मैंने कंपनी चलाई, तो उस केस में रन आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर आप बोलते हैं मैं भागा, आई रैन, उस केस में वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, वो दोनों जगह पर आ जाएगा आपका। तो ऐसे काफ़ी सारे और भी वर्ड्स हैं जो दोनों तरीके से यूज होते हैं। नाउ प्लीज टेक अ क्लिक ऑफ दिस गाइस। आई एम श्योर अभी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो प्लीज टेक अ क्लिक ऑफ दिस। Alright, now take a click. Let's quickly revise. Intransitive verbs do not need the receiver or the object to make sense. For example, I jumped, मैं कूदा। किसने किया काम? मैंने। किसके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ। I slept, मैं सोया। किसने किया? मैंने। किसके साथ हुआ? मेरे साथ हो गया। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट के साथ ही हो गया, उसको आगे ट्रांजिशन नहीं करना पड़ता। राइट, इट मस्ट बी विजिबल नाउ। जस्ट अ सेकंड। Okay, so now we can go ahead, guys. Alright, now the next concept is how to spot out passive voice. We're not going to do it today, guys. I'm just giving you a very little bit idea regarding that. मैं सिर्फ इस चीज़ का आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि कैसे हमें पैसिव वॉइस ढूंढना होता है किसी भी सेंटेंस में. The topic for today was to actually spot out objects or the receivers in the sentences, which I believe we have achieved. हमने वो सीख लिया. And still, if anybody has got a doubt, you can ask me on WhatsApp. I'll help you out with the concept. Transitive and intransitive, ये दो verbs हमें सीखनी थी. That we have done. I'll also share a document on this. I'll try to share some video on that so that you can easily understand that topic. You can revise it again and again. So guys, just a small hint for what we are going to do in the next class. अब किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ढूंढना है कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि नहीं है, किसी सेंटेंस का मीनिंग उल्टा है कि नहीं है, उसको ढूंढने के लिए आपको इस कॉम्बिनेशन को देखना सीखना पड़ेगा. सो द कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी. द कॉम्बिनेशन इज बी फॉर्म और गेट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म. अगर किसी भी सेंटेंस में ये कॉम्बिनेशन मिलता है, बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं? इज, एम, आर एंड बी, दीज आर दी फर्स्ट फॉर्म्स. was and were are the second forms. Being is the third form and being is the ing form. If you see any one of them plus third form of main verb, that means that sentence is going to be a passive voice sentence. This third form should be the action verb. So अगर third form की action verb मिली आपको and आपको इनमें से कोई भी form मिल गया बी का, that means passive आ गया, meaning उल्टा होगा उसका. Okay, let's take an example guys. So if we say he has been fired by the company, so let's just spot out this red portion, being fired. अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया, बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पक्का पैसिव वॉइस है, चाहे बाय द कंपनी लिखा हो चाहे ना लिखा हो. तो ही हैज बीन फायर्ड मीन्स ही ने कुछ नहीं किया, उसके साथ हुआ. सो बीन फायर्ड एक पैसिव वर्ब है, इसका उल्टा मीनिंग है, बैकवर्ड एरो लगा दिया हमने इसीलिए. इट मीन्स किसी को फायर किए जाना, किसी के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन फायर्ड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा उसको फायर किया गया है. राइट. The same thing we can find out with get plus third form combination. अगर get की कोई भी form मिल जाए आपको, get, got और getting plus third form action verb, that is also a passive voice sentence, guys. For example, he has got fired. दोनों ही sentences का meaning है उसको निकाल दिया गया है नौकरी से. दोनों में बहुत slight difference है जिसको हम next class में check करेंगे. Right? So he has been fired भी passive है, he has got fired भी passive है. By the company आप लिखिए या नहीं लिखिए, वो optional होता है passive voice में. Passive में main focus होता है हमारा receiver पे, किसके साथ काम किया गया वो important है, किसने किया वो important नहीं है, वो optional होता है. Right? That we can learn afterwards. So guys, this is how we are going to spot out active and passive. अगर आपको ये spot करना आ गया, जो कि बहुत easy काम है, तो आपकी reading में बहुत help होगा. आप जब भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो काफ़ी बार बीच में पैसिव का सेंटेंस आता है और आपको पता नहीं चलता वो पैसिव है.
तो आप रॉन्ग मीनिंग ले जाएंगे उसका। तो अब ये होमवर्क करना है, यू नीड टू टेक एनी न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड अंडरलाइन दिस कॉम्बिनेशन वेर एवर यू फाइंड दिस। आपको काफ़ी जगह मिलेंगे ये कॉम्बिनेशन जिसमें इज एम आर बी वॉज वर बीन प्लस थर्ड फॉर्म या गेट की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म होगा, उन्हें सबको अंडरलाइन करना है। Take a click of that article and share it on share it on WhatsApp. You can send a personal message to me on WhatsApp. You need to share that image to me. Take a small article and do this activity, guys. So सिर्फ ये spot out करना सीखना है कि B फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, गेट फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, दैट्स इट। एंड ये जो थर्ड फॉर्म है ये एक्शन होना चाहिए। थर्ड फॉर्म्स काफी बार एडजेक्टिव्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टायर्ड, इरिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, कंसर्न्ड, उनका केस नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। एक्शन वो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जैसे कॉल्ड, इनवाइटेड, अरेंज्ड एक्सेट्रा। So B form plus third form, get form plus third form. Find out this concept, find out this combination, underline it, and share it with me on WhatsApp. Now see sentence number 3. She is being motivated. तो being motivated अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा बॉस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसके साथ कोई काम हुआ। Similarly, Sumit is getting promoted. This is passive voice sentence. तो हम passive को spot out करना सीख लेंगे, right? I'm just quickly showing you rest of the slides, guys. Once we are able to do that, then we'll do a little bit of activity on this, and after that we are going to learn or we are going to understand the difference between get plus third form and be plus third form. हम ये सीखेंगे कि get लगा के और be की form लगा के क्या difference create होता है, right? Then we are going to do a practice on how to convert active to passive. We learn how to basically, what kind of changes we need to make in active sentence to make it a passive sentence, and there will be a very good learning over there that the rules are same, active and passive के rules बिल्कुल same है, सिर्फ उनकी verbs जो हैं वो convert हो जाती हैं active से passive में। Then in passive part 2, which actually is going to be part 3 now, we are going to do a practice on conversion of active to passive. हम सिर्फ इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे, हम हिंदी से डायरेक्टली ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। सीधे ही हम एक्टिव या पैसिव में ट्रांसलेट कर देंगे सेंटेंस को। So it will be a fast process afterwards. That's what we are going to do. A lot of practice will be there. We'll also learn how to make questions in passive directly. Suppose sentence है क्या हमें बुलाया गया था, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट करना आना चाहिए। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सीधे ट्रांसलेट अगर करना आ गया तो आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, right? So that's what we're going to do in the next 2 sessions, guys. I'm again telling you the next 2 sessions are very important. Don't miss any one of the sessions, guys. And I'm sure with this methodology, we'll be very quick at finding out passive voice and converting active to passive, and right away doing translations also. So whatever sentence comes to your mind, that sentence would either be active or passive. You must be able to speak it out correctly. That's what we are going to do in the next 2 sessions. So don't miss any session, guys. Please reply with your comments and compliments or any suggestion through which we can improve this program. That's it for today's class. I requested everybody to give reviews to Interview Gyan on Google. So those who have done it, I'm very thankful to them. And those who have not done it, please do it. Please review us on on Google, right? I've already shared a link on the WhatsApp group. Please go there and write your review over there. The people who are searching for classes, they see those reviews, and your genuine reviews are going to show them the path, and it helps a lot because there are so many institutes, so many companies which are providing sessions, and it's very tough for the candidates to find out that what exactly is the level of quality in every institute. So with your comments or compliments, it is going to be very clear to those candidates. So that's it from me. Please enjoy the rest of the day and please leave your comments over here. Thank you so much.